बाहर निकला। वो जिस ऑफिस वर्क से भोपाल आया था वो पूरा हो चुका था। उसकी वापसी की ट्रेन देर रात की थी, इसलिए अभय टाइम पास करने के लिए मार्केट में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक मल्टीप्लेक्स पर पड़ी और फिल्म देखने का इरादा करके वो टिकट विंडो पर पहुंचा। वहां उन फिल्मों के पोस्टर लगे थे जिनके शो चल रहे थे। तभी अभय की नजर एक फिल्म के पोस्टर पर पड़ी और वो हैरानी से देखता रह गया। वो पोस्टर एक हॉरर मूवी का था जिस पर लिखा था, पूरी फिल्म देखकर वापस यहाँ टिकट विंडो पर आने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। 10 लाख? ऐसा क्या डरावना होगा इस हॉरर मूवी में? देखना चाहिए। 10 लाख मिल गया तो मजे हो जाएंगे। अभय तुरंत टिकट विंडो पर पहुंचा तो टिकट सेलर ने कंफर्म करते हुए बताया, बिल्कुल मिलेंगे 10 लाख और इसी विंडो पर मिलेंगे। पर आज शो का एक भी टिकट नहीं बिका है, इसलिए पूरे थिएटर में अकेले बैठकर फिल्म देखनी पड़ेगी। सोच लो, देख पाओगे? अभी तक 15 लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है इस हॉरर फिल्म को देखते हुए। अभय ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसने अपना क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए आगे बढ़ा दिया। टिकट सेलर ने कार्ड स्वाइप करके टिकट के साथ कार्ड रिटर्न किया। अभय ने उसके हाथ से टिकट और कार्ड लिया तो कुछ देखकर वो डर से चीख पड़ा। कार्ड के साथ उसका कटा हुआ हाथ अभय के हाथ में था। घबराकर अभय ने जमीन पर उसे पटक दिया। ये देख टिकट सेलर हंस पड़ा और अपनी शर्ट की लंबी बाह से अपना हाथ निकालकर दिखाते हुए बोला, बस इतने में डर गए? अरे प्रैंक था वो, नकली हाथ है। पूरे 2 घंटे की फिल्म कैसे देखोगे? नकली हाथ देखकर अभय भी हंस पड़ा और वो फिल्म की स्क्रीन पर जाने के लिए लिफ्ट की ओर चल दिया। अभय को जाता देख टिकट सेलर खड़ा हो गया। तभी उसने अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन को निकाल लिया। अब उसकी गर्दन उसी के हाथ में थी। वो पलटा और अपनी गर्दन को अपने हाथ में लिए अंदर कहीं चला गया। अभय फ्लोर पर पहुंचा, लेकिन वहां उसे अपनी स्क्रीन कहीं दिखाई नहीं दी। तब अभय ने कैंटीन वाले से पूछा, स्क्रीन नंबर 13 किधर है? स्क्रीन नंबर 13? ये सुनते ही वो कांप उठा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने सूखे होठों पर जबान फेरी और कांपते हाथ से एक और इशारा किया। अभय ने देखा वहां इंसानी खोपड़ी की तरह दरवाजा बना था जिस पर 13 नंबर लिखा था। अभय ने डर से कांप रहे उस इंसान पर नजर डाली और पलटकर 13 नंबर स्क्रीन की ओर जाते हुए हैरानी से सोचने लगा, ये इतना डर क्यों रहा था? और ये 13 नंबर स्क्रीन की एंट्रेंस ऐसे क्यों बना रखी है? अचानक अभय दरवाजे पर रुक गया। आज तक ये न्यूज में क्यों नहीं आया कि इस फिल्म को पूरा देखने का इनाम 10 लाख रुपए है? और जो फिल्म के पोस्टर में एक्टर्स थे उन्हें मैंने कभी देखा क्यों नहीं? मैं तो सारे फिल्में और सीरियल देखता हूँ। कहीं मैं किसी ट्रैप में तो नहीं फंस रहा। तभी शो स्टार्ट होने की बेल बज उठी थी। अब पैसे दे ही दिए हैं तो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। इस इरादे के साथ अभय अंदर चला गया था और अंदर जाकर शॉक्ड रह गया था। अंधेरे में पूरा थिएटर भरा दिखाई दे रहा था, जबकि टिकट वाले ने कहा था वो उसे पहला टिकट बेच रहा था। अभय ने अपनी सीट देखी और वो उस पर जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने पास वाले को देखा, अभय डर से चीख कर खड़ा हो गया। वहां बैठे आदमी का सिर्फ सिर था, धड़ उसका गायब था। अभय ने घबरा कर आस पास देखा तो उसके पसीने छूट गए। सभी सीटों पर सिर्फ गर्दन थी जो ऊपर की ओर थी और धड़ किसी का भी नहीं था। तभी उसके पास वाली गर्दन उसे देखकर बोली, बैठ जा अभय, हमें हॉरर मूवी देखने दे। अभय चीख कर बाहर की ओर भागा, लेकिन हैरान रह गया, अब बाहर जाने का दरवाजा वहां था ही नहीं। अभय पागलों की तरह दीवार में दरवाजा तलाशने लगा। तभी फिल्म स्टार्ट हो गई। अभय ने पलटकर देखा तो हैरान रह गया, अब सारी सीटें खाली थी। अभय डरते डरते गया और अपनी सीट पर बैठ गया और फिल्म देखने लगा। हॉरर मूवी पर्दे पर चल रही थी, लेकिन अभय का ध्यान फिल्म पर नहीं था। वो रह रहकर चारों ओर देख रहा था कि कहीं कोई है तो नहीं, लेकिन थिएटर पूरा खाली था, सिर्फ वो अकेला ही बैठा था। अब अभय को डर लगने लगा था अपने अकेलेपन से। अब वो भाग जाना चाहता था। नहीं चाहिए थे उसे अब 10 लाख, लेकिन भागता कैसे? थिएटर का दरवाजा तो गायब हो चुका था। अभय अब हॉरर मूवी देखने पर ध्यान लगाने लगा था।
उसने देखा फिल्म में एक भयानक हाथ एक लड़की का गला पकड़ने उसके पीछे आ रहा था और लड़की को इसका एहसास तक नहीं था। उस हाथ ने लड़की की गर्दन पीछे से पकड़ी और अभय डर से चीख पड़ा। पीछे से उसकी गर्दन को किसी ने पकड़ लिया था। वो ठीक वैसे ही गर्दन दबा रहा था जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। अभय हाथ पैर मार रहा था, उसकी भयानक पकड़ से खुद को छुड़ाने का स्ट्रगल कर रहा था। अचानक फिल्म में उस हाथ ने गर्दन को छोड़ दिया और अगले ही पल अभय की गर्दन भी आजाद हो गई। अभय ने तेजी से सांसें लेते हुए पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने चारों ओर देखा, वो थिएटर में अकेला था। अचानक फिल्म में से कैरेक्टर के चीखने की आवाज आई और अभय भी डर से चीख पड़ा। अब वो पागलों की तरह दौड़ा और दीवारों पर हाथ मारते हुए चीखने लगा। दरवाजा कहाँ है? दरवाजा खोलो, बचाओ, मुझे बाहर निकालो, बचाओ। वो पागलों की तरह दीवार को हर जगह से पीट रहा था कि कहीं तो बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। अचानक बेल बजी और उसने पलट कर देखा तो फिल्म का इंटरवल हो चुका था। वो घबरा कर देख रहा था कि अब क्या होगा। तभी उसने देखा एक जगह दरवाजा दिखने लगा था। ये देख पागलों की तरह गिरता पड़ता अभय दरवाजे की ओर दौड़ा। उसे डर था कहीं ये दरवाजा भी गायब ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो दरवाजे के बाहर निकल गया। अभय ने स्क्रीन के कॉमन हॉल में पहुंचकर चैन की सांस ली। फिर उसने चारों ओर देखा तो उसके पसीने छूटने लगे थे। वो वहां भी अकेला था। उसके अलावा रिफ्रेशमेंट काउंटर का स्टाफ था और वो लोग अजीब नजरों से अभय को घूर रहे थे। अभय को उनकी नजरों से डर लगने लगा था। अभय जल्दी से दौड़कर लिफ्ट की ओर गया और लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ। अभय ने करीब के दूसरी लिफ्ट का बटन दबाया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अभय पैनिक हो गया और पागलों की तरह दोनों लिफ्ट के बटन एक के बाद एक दबाने लगा। जब कोई लिफ्ट नहीं आई तो अभय पलटा और पागलों की तरह दौड़ता हुआ कैंटीन वालों के करीब गया और उन पर फट पड़ा। ये लिफ्ट क्यों नहीं आ रही है? मुझे वापस जाना है, नहीं देखनी मुझे हॉरर मूवी। अरे तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? जवाब दो, मुझे नीचे जाना है। सीढ़ी कहाँ है नीचे जाने की? एक ने इशारा करके बताया। अभय पागलों की तरह उस ओर दौड़ पड़ा। अभय ने सीढ़ियों का दरवाजा खोला और पागलों की तरह गिरता पड़ता सीढ़ियां उतरने लगा। वो नीचे पहुंचा। फिर हॉल में पहुंचकर अभय ने चैन की सांस ली, पर कुछ देखकर वो डर से चीख पड़ा। वो फिर से उसी हॉल में पहुंच गया था जहां से वो भागना चाह रहा था। ये क्या हो रहा है? मैं वापस यहाँ कैसे पहुंच गया? किसी ने भी अभय को जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़े रहे। तभी अभय ने देखा लिफ्ट ऊपर आ रही थी। अभय दौड़ा और लिफ्ट के करीब पहुंच गया। लिफ्ट का दरवाजा खुला और टिकट सेलर उसमें से बाहर निकला। अभय ने गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ ली। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन हो तुम लोग? क्या करना चाहते हो? तब टिकट सेलर के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आई और वो बोला, तुम्हें क्या लगा था अभय कुमार? 10 लाख हम तुम्हें यूं ही दे देंगे। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा। ये देख घबराए अभय ने उसे धक्का दिया और लिफ्ट में घुस गया। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। अभय ने तुरंत ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। ये देख अभय ने चैन की सांस ली और बोला, एक बार बाहर निकल जाऊं, फिर पुलिस लेकर आऊंगा यहाँ पर। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। लिफ्ट का दरवाजा खुला और खुशी से अभय दौड़कर बाहर निकला, लेकिन कुछ देखकर उसके पसीने छूटने लगे और वो कांपने लगा। वो स्क्रीन नंबर 13 के अंदर खड़ा था। वो पलटा, लेकिन अब वहां लिफ्ट नहीं थी, सिर्फ दीवार थी। अभय पागलों की तरह रोते हुए दीवार को पीटने लगा। खोलो, खोलो, मुझे जाने दो, नहीं देखने मुझे हॉरर मूवी। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे जाने दो। तभी फिल्म दोबारा शुरू हो गई। ये देख अभय अपना आपा खो बैठा। वो पागलों की तरह एक कुर्सी को लात मार मार कर तोड़ने लगा। किसी तरह उसने कुर्सी का एक हिस्सा तोड़कर निकाल लिया और गुस्से से चीखता हुआ स्क्रीन की ओर दौड़ा। मुझे बाहर नहीं जाने दोगे तो मैं फिल्म भी नहीं चलने दूंगा। अभय कुर्सी से स्क्रीन पर वार करने लगा और स्क्रीन के कपड़े को फाड़ दिया। फिल्म चलना बंद हो गई। ये देखकर अभय खुशी से चीखने लगा। मैं जीत गया, मैंने फिल्म रुकवा दी, मैं जीत गया। तभी दरवाजा खुला। ये देख अभय ने कुर्सी वहीं पटकी और पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ा।
जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, अभय डर से चीख पड़ा। दरवाजे पर टिकट सेलर खड़ा था। उसने हाथ में अपनी कटी हुई गर्दन को पकड़ रखा था। अचानक वो कटी गर्दन भयानक आवाज में बोल उठी। बाहर निकला और मुझे सोफे से और आज शो का एक भी टिकट नहीं बिका है। इसलिए पूरे थिएटर में टिकट सेलर के पीछे से कैंटीन पर काम करने वाले निकले और अभय की ओर बढ़े। अभय दौड़ा और उन्हें धक्का देकर दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कैंटीन वालों ने उसे मजबूती से पकड़कर उठा लिया और उसे लेकर फटी स्क्रीन की ओर बढ़े। अभय डर से चीखने चिल्लाने लगा, हाथ पैर मारने लगा, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत से अभय को उछाल दिया। अभय हवा में उड़ता सीधा फटी स्क्रीन के अंदर गिरा। अभय के दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, फिर खून उछलकर बाहर निकलने लगा। अचानक अभय की आवाजें आना बंद हो गई। अब ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई कुछ खा रहा हो। ये देखकर टिकट सेलर ने अपनी गर्दन फिर से अपनी जगह लगाई और वो कैंटीन वालों के साथ स्क्रीन नंबर 13 से बाहर चला गया। मनोज अपनी माँ गौरी, पिता श्यामलाल और छोटे भाई राजन के साथ जनकपुर गांव में रहता था, पर आज वो लोग शहर जा रहे थे क्योंकि सरकार द्वारा शहर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था और मनोज सरिता से शादी कर रहा था। हम लोग यहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन बैठना कहाँ है? अरे पगली, तुम्हें नहीं बैठना है, बैठना तुम्हारे बेटे और बहू को है। हम लोग तो कहीं भी साइड में खड़े हो जाएंगे। अरे आप तो मुझे पागल ही समझते हो, मैं उन्हीं के बैठने का पूछ रही थी। सामूहिक विवाह शहर के रामलीला मैदान में हो रहा था और वहाँ 100 जोड़े मौजूद थे। मनोज और सरिता भी उन्हीं जोड़ों के बीच में बैठ गए। तभी सरिता की नजर सामने एक खंडहर पर पड़ी। जी वो देखो कैसे डरावना सा खंडहर है। शहर में भी ऐसी जगह होती है क्या? अरे तुम उसे मत देखो, अपनी शादी पर ध्यान दो। जरा ही देर बाद उन सबका विवाह संपन्न हो गया, लेकिन तभी वहाँ एक दुल्हन उठकर चिल्लाने लगी और बुरी तरह से भागने लगी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसे देखकर बाकी दुल्हनें भी उठकर भागने लगी और इस तरह वहाँ भगदड़ मच गई। अरे मनोज, बहू कहाँ है? उसका हाथ पकड़े रहना। हाँ हाँ पिताजी, मैं पकड़े हूँ। आप माँ का हाथ पकड़े रहो और फटाफट यहाँ से बाहर निकलो। वो लोग जैसे तैसे उस भगदड़ से बाहर निकले और अपने गांव पहुंचे, लेकिन जब घर पहुंचकर मनोज ने सरिता का घूंघट उठाया तो वो सरिता नहीं कोई और थी। वो लड़की भी घबराई हुई थी। अरे ये कौन है? हमारी सरिता कहाँ है? ए लड़की, तू कौन है? यहाँ कैसे आई? मेरा नाम बिंदिया है। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। शादी में भगदड़ मचने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया। घूंघट की वजह से मुझे भी पता नहीं चला कि मैं किसके साथ आ गई। तुम्हारे पति का नंबर बताओ, हम उन्हें फोन करके बुला लेंगे। मुझे कुछ याद नहीं, न घर का नाम न गाँव का। बिंदिया के रोने से माहौल और भारी हो गया। गौरी ने उसे संभालने की कोशिश की। अरे बेटे रो मत, हम तेरा घर और तेरे पति को जरूर ढूंढ निकालेंगे, और हमारी बहू सरिता को भी। हाँ तुम घबराओ मत, जब तक कुछ पता नहीं चलता यहीं आराम से रहो, अपना सामान कमरे में रख लो। तभी उन्होंने जो फोटोग्राफर बुलाया था वो आ गया। हाँ तो फोटो खींचनी है ना, सब लाइन में खड़े हो जाइए। नहीं, अभी फोटो की जरूरत नहीं है, हालात ही ऐसे हैं। अरे माँ, आ ही गया है तो खींच लेने दो, यादों के लिए रख लेंगे। फोटोग्राफर ने सभी तस्वीरें खींची और कहा कि वो कुछ दिनों में तस्वीरें दे देगा। इसके बाद वो चला गया। रात हुई तो बिंदिया कमरे में सोने चली गई और मनोज बरामदे के सोफे पर सो गया। रात का सन्नाटा था, चारों तरफ शांति थी और तभी आधी रात के करीब मनोज को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो। उसने धीरे से आंखें खोली। कौन? उसने देखा कि बिंदिया जो अंदर कमरे में सो रही थी अब सोफे के चारों ओर बिल्कुल जिंदा लाश की तरह घूम रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और आंखें बंद थी। मनोज की सांसें रुक गई। बिंदिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिंदिया, कुछ तो बोलो। बिंदिया ने कुछ नहीं कहा। वो घूमती रही मानो किसी अदृश्य ताकत के प्रभाव में हो। मनोज ने पूरी हिम्मत जुटाकर उसका हाथ पकड़ा और जोर से हिलाया। अचानक बिंदिया चौंक कर जाग गई। क्या हुआ? तुम सोफे के चारों तरफ क्यों घूम रही थी? क्या हो रहा है? ओह, मैं माफी चाहूंगी, मुझे ना नींद में जलने की बीमारी है। ओह, तो ये बात है। ठीक है, अब सो जाओ। मैं दरवाजा बाहर से बंद कर दूंगा ताकि फिर से ऐसा ना हो। मनोज ने बिंदिया को कमरे में वापस भेजा और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सुबह मनोज की आंख खुली तो उसने देखा कि बिंदिया रसोई में नाश्ता बना रही है। अरे वाह, तुम नाश्ता बना रही हो?
हाँ, सोचा कि कुछ मदद कर दूं। वाह, ये लड़की तो बहुत सुघड़ निकली। देखो बिना कहे ही काम संभाल लिया। हाँ, हमारी बहू होती तो भी ऐसा ही करती। मनोज मुस्कुरा रहा था, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसने रात में कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। उसने फौरन अपनी माँ से पूछा, माँ, आपने बिंदिया के कमरे का दरवाजा खोला क्या? नहीं, हम तो अभी अभी उठकर आए हैं। तो फिर ये बाहर कैसे आई? मनोज रसोई में गया और बिंदिया से सीधे पूछा, तुम बाहर कैसे आई? रात में मैंने दरवाजा बाहर से बंद किया था ना? अभी कुछ देर पहले ही तो आपने आकर दरवाजा खोला था ना। पर मैं तो सो रहा था, अभी अभी उठा हूं। नींद में थे आप, भूल गए होंगे। ये सुनकर मनोज असमंजस में पड़ गया। नाश्ता करने के बाद मनोज पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करने लगा। बिंदिया, तुम भी साथ चलो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जैसे ही वे दोनों घर से बाहर निकले, सामने एक कुत्ता खड़ा था। बिंदिया को देखते ही वो जोर जोर से भागने लगा। अरे ये क्यों भौंक रहा है? चल भाग यहाँ से। लेकिन कुत्ता भागा नहीं, उल्टा वो जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर मनोज को और भी अजीब लगा। ये क्या हो रहा है? पहले ये भौंका और अब रोने लगा, अजीब बात है। मनोज और बिंदिया किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। घर लौटने के बाद गौरी बिंदिया से बोली, बेटा, अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। पूजा कर लो, मन शांत हो जाएगा। मैं पूजा नहीं करती, इसकी जरूरत नहीं है। गौरी को बिंदिया का ये जवाब अजीब लगा। ये लड़की इतनी बेफिक्र क्यों है? जैसे इसे अपने घर जाने की कोई चिंता ही नहीं है। और सच कहूं ना, मुझे सरिता की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं माँ, फिलहाल तो हमने एफआईआर दर्ज कराई है। उम्मीद है सरिता जल्द ही मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद पूरे घर में अचानक बदबू फैलने लगी। मनोज, ये कैसी बदबू है? जरा जाकर देखो। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। ये सुनकर सब हैरान हो गए। मनोज ने बदबू का स्रोत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उस रात कुछ और भी अजीब हुआ। बिंदिया अचानक गायब हो गई। मनोज, मनोज, बिंदिया कहीं नहीं है। उठो, ढूंढो उसे। क्या वो कमरे में नहीं है? मैं उससे कुछ पूछने आई थी, पर वो गायब है। सब उसे ढूंढने लगे और जरा देर बाद अचानक रोने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद बाथरूम से। चलो जल्दी देखो। वे बाथरूम पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। मनोज ने बाकी जगह भी देखा और तभी सबने देखा कि बिंदिया अपने बिस्तर पर सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये यहाँ कब आई? हम इसे ढूंढ रहे थे और ये आराम से यही सो रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? एक तो ये बदबू दिमाग खराब कर रही है। चलो चलकर सोते हैं। अगले दिन पुलिस ने मनोज को पुलिस स्टेशन बुलाया। वहां इंस्पेक्टर ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया। मनोज ने ध्यान से फुटेज देखा। उसमें दिख रहा था कि मनोज और सरिता भीड़ से बचते हुए भाग रहे थे। अचानक सरिता का हाथ मनोज के हाथ से छूट गया और वो भीड़ में खो गई। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो ये कि सरिता का बैग अपने आप चलते हुए दिख रहा था। ये क्या है? बैग अपने आप कैसे चल सकता है? हमें भी यही समझ नहीं आ रहा। और देखिए, आप किसी का हाथ पकड़े हुए हैं, लेकिन फुटेज में तो दिखाई नहीं दे रहा। ये कैसे मुमकिन है? मनोज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। क्या ये सब किसी भूत का काम हो सकता है? आपकी शादी जहाँ हुई थी उसके सामने खंडहर है। हमने सुना है कि वो जगह भूतिया है। शायद इसका संबंध वहीं से हो। ये सुनते ही मनोज पूरी तरह डर गया। वो बिना कुछ कहे घर की ओर भागा। घर पहुंचने पर मनोज को बदबू और ज्यादा तेज महसूस हुई। तभी दरवाजे पर फोटोग्राफर आ गया। मनोज जी, ये आपकी शादी की फोटो है, देख लीजिए। तीनों ने फोटो देखे, पर उनकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि हर फोटो में बिंदिया गायब थी। ये कैसे हो सकता है? मनोज, ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनोज के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी गौरी ने बिंदिया का नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया। बिंदिया, बिंदिया, कहाँ हो तुम? बिंदिया। लेकिन बिंदिया कहीं नजर नहीं आई। मनोज ने सरिता का बैग उठाया। ये बैग इतना भारी क्यों है? इसमें तो सिर्फ कपड़े थे ना? मनोज ने बैग खोला और वो चीख पड़ा। बैग के अंदर एक लाश थी। लाश के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और कुछ हिस्से जैसे किसी ने खा लिए हों। ये भगवान, ये क्या है? ये किसकी लाश है? ये तो सरिता है। उसके कपड़े और देखो, कलाई पर मेरा नाम लिखा है। सभी डर के मारे कांपने लगे।
तभी पीछे से बिंदिया की आवाज आई। सबने पीछे मुड़कर देखा, बिंदिया वहां खड़ी थी, लेकिन अब वो एक भूतिया दुल्हन के रूप में थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और होठों पर डरावनी मुस्कान थी। तुम सब मेरे शिकार हो। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सोचा था पहले सरिता को खत्म करूं, फिर तुम सबका नंबर आएगा, लेकिन अब इंतजार नहीं हो रहा। भगवान के लिए हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गौरी, श्यामलाल और मनोज ने भागने की कोशिश की, लेकिन सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बचाओ, कोई तो बचाओ। बचाओ, कोई तो बचाओ। बिंदिया ने हाथ का इशारा किया और तीनों हवा में उड़ने लगे। वो तीनों मदद के लिए चिल्ला रहे थे, पर बिंदिया तो जैसे उनके साथ खेल रही थी। उसके नाखून अचानक बड़े होने लगे और अपने हाथ के एक वार में उसने तीनों की गर्दन धड़ से अलग कर दी। फिर उसने तीनों के इतने टुकड़े किए कि उन्हें गिनना भी मुश्किल था। विवेक अपनी पत्नी रजनी, बेटे चंदन, बेटी संजना और माँ कमला देवी के साथ शहर में रहता था, लेकिन आज वो छुट्टी मनाने अपने पुश्तैनी गांव जा रहा था। सालों बाद हम अपने पुश्तैनी घर लौट रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। कई साल पहले पैसा कमाने के लिए मेरे ससुर गांव छोड़कर शहर में बस गए थे। बस तब से आज तक यहाँ आना ही नहीं हुआ। अब तो आपका सपना पूरा हो रहा है ना माँ जी? कार अब गांव के अंदर पहुंच रही थी, पर जैसे ही कार गांव में थोड़ा आगे बढ़ी तो अचानक एक बूढ़ा आदमी धड़ाम से कार के सामने वाले कांच से टकराया। विवेक ने घबराकर ब्रेक मारा। मम्मी, वो आदमी! मम्मी, वो आदमी! विवेक ने बाहर झांक कर देखा, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब तरीके से लाल हो रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लौट जाओ, वरना मारे जाओगे। लौट जाओ, वरना मारे जाओगे। चंदन और संजना सीट पर चिपक गए। रजनी ने बच्चों को कसकर पकड़ा और घबराकर विवेक की ओर देखा। क्या कह रहे हो बाबा? हम तो अपने ही घर जा रहे हैं। यहाँ मौत का साया है, तुम सब मरोगे। वापस जाओ, वापस जाओ। छोड़ो इसे, ये पागल है। इसके बारे में मेरी सास ने भी बताया था। मुझे नहीं पता था कि ये अभी तक जिंदा होगा। विवेक ने बूढ़े को नजरअंदाज किया और फिर से कार चलाना शुरू कर दी। जैसे ही कार आगे बढ़ी, पीछे से बूढ़े की आवाज आई। वापस जाओ, वरना वो तुम्हें मार डालेगी। वापस चले जाओ, चले जाओ। आखिरकार वो अपने पुश्तैनी घर पहुंचे। घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। चारों ओर पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और धूल जमी हुई थी। घर तो जैसे सदियों से यूं ही पड़ा है। ये जगह इतनी भयानक क्यों लग रही है? इतने सालों से यहाँ कोई नहीं आया। चलो पहले सफाई कर लेते हैं। सब लोग घर के अलग अलग कोनों में सफाई करने लगे। तभी रजनी ने धीरे से कमला देवी से पूछा, वो बूढ़ा आदमी कौन था? अरे वो पागल है। उसकी माँ बचपन में अचानक गायब हो गई थी, या शायद मर गई थी, पता नहीं, कोई नहीं जानता। उसके बाद से ही वो ऐसा हो गया। ओह, अच्छा अच्छा। दिन गुजर गया और रात हो गई। विवेक और रजनी बिस्तर पर लेटे थे। पूरा दिन सफाई और थकान में बीत गया था। खिड़की बंद थी, फिर भी ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। रजनी को बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने कमरे में चारों ओर देखा, पर कुछ अजीब नजर नहीं आया। विवेक तो गहरी नींद में था, लेकिन रजनी को ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई और भी है। तभी अचानक बिस्तर के पास से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। रजनी ने चौंक कर देखा। कमरे के कोने में अंधेरे में कोई परछाई हिल रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने विवेक को हिलाया। विवेक, उठो ना, यहाँ कुछ है। विवेक ने आंखें खोली और चारों ओर देखा। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ नहीं है रजनी, तुम शायद थक गई हो, सो जाओ। विवेक ने करवट ली और फिर से सो गया, लेकिन रजनी की आंखें अब भी उस कोने पर जमी थी। परछाई अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। रजनी की आवाज जैसे गले में अटक गई। परछाई अब बिल्कुल उसके बिस्तर के पास आ चुकी थी और उसके चेहरे की झलक साफ नजर आ रही थी। वो एक औरत थी, बिखरे बाल, लाल आंखें और सूखे होंठ। उसकी नजरें सीधी रजनी पर टिकी थी। रजनी ने जोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। कमरे की खिड़की अचानक जोर से खुल गई और ठंडी हवा के झोंके ने पूरे कमरे को हिला दिया। परछाई हवा के साथ गायब हो गई। रजनी कांपती हुई विवेक के करीब सिमट गई। वो यहाँ थी। रजनी, कुछ नहीं है, तुमने सपना देखा होगा।
रजनी से कुछ बोला नहीं गया और वो वैसे ही सो गई। लेकिन उसके सो जाने के बाद विवेक को किसी औरत के बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी। उसे बड़ा अजीब सा लगा और वो आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सो गया। रात गुजरी और सुबह हो गई। सुबह चंदन और संजना उठकर बाथरूम की ओर गए। जैसे ही संजना ने लाइट ऑन की तो दोनों का ध्यान आईने पर गया। आईने में कुछ अजीब था। दोनों बच्चों की परछाइयां टेढ़ी मेढ़ी दिख रही थी। संजना, देख तेरा चेहरा मिरर में कैसा दिख रहा है। भैया, ये मिरर तो बड़ा अजीब है। तभी आईने में अचानक एक तीसरी परछाई उभरने लगी, एक औरत की परछाई। वो उसे देखकर समझ नहीं सके कि ये हो क्या रहा है। लेकिन तभी आईने में से दो हाथ निकले और उन दोनों हाथों ने चंदन और संजना के गले पकड़ लिए। दोनों बच्चे चीखकर बाथरूम से बाहर भागे। मम्मी 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 बचाओ, मम्मी मम्मी बचाओ। अरे क्या हुआ? हमारे बाथरूम के आईने में कोई है। अरे आईने में कुछ नहीं होता है, तुम लोगों का भ्रम होगा। जाओ मुंह हाथ धो। विवेक और रजनी खुद कुछ अजीब एक्सपीरियंस कर चुके थे, लेकिन उन्होंने बच्चों के सामने नहीं कहा, वरना उन्हें और ज्यादा डर लगता। फिर सब अपने काम में लग गए। कमला देवी को भूख लग रही थी, इसलिए वो किचन में पहुंची। उसने किचन में देखा कि रजनी पराठे बना रही है। रजनी, मुझे पराठे मत देना, मैं रोटी खा लूंगी। लेकिन रजनी ने कोई जवाब नहीं दिया। कमला देवी ने फिर से आवाज दी, इस बार थोड़ा पास जाकर। रजनी, सुना नहीं? रोटी बना दो। अब भी कोई जवाब नहीं मिला। कमला देवी को कुछ अजीब लगा। उसने रजनी के कंधे पर हाथ रखा। अचानक उसी पल दरवाजे के पास से रजनी की आवाज आई। रजनी, उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास रजनी खड़ी थी। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से उस औरत की ओर देखा जिसे वो रजनी समझ रही थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। रसोई खाली थी, तवा ठंडा पड़ा था और आटा वैसा ही रखा हुआ था। कमला देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका गला सूख गया और वो समझ नहीं पा रही थी कि अभी जो हुआ वो सच था या उसका भ्रम। उसने खुद को संभाला और रसोई से बाहर आ गई। माँ जी, क्या हुआ? कमला देवी ने रजनी को कुछ नहीं बताया और बात को टाल दिया, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। दिन ढल गया और एक बार फिर से रात आ गई। घर में अंधेरा छाने लगा। विवेक, रजनी, बच्चे और कमला देवी अब अलग अलग कामों में लग गए थे। विवेक को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रजनी को ऐसा लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो उसे कुछ समझ नहीं आया। चंदन और संजना जब खेल रहे थे तो अचानक उन्हें लगा कि घर की दीवारों से खरोचने की आवाजें आ रही है। दोनों बच्चे डर से एक दूसरे से चिपक गए। भैया, ये आवाजें कैसी है? पता नहीं क्या है संजना। इन डरावनी घटनाओं ने सबको एक साथ हॉल में इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया। इस घर में कुछ है, मैंने खुद देखा था अपने कमरे में। मैंने भी महसूस किया था कि कोई मेरे पीछे था, लेकिन जब मुड़ा तो कोई नहीं था। हमें भी दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थी। वो रसोई वाली बात शायद मेरा भ्रम नहीं था, मैंने भी कुछ अजीब देखा था। हमें भी दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, हम यहाँ रात नहीं काट सकते। डर के मारे विवेक, रजनी, कमला देवी और बच्चे अपने अपने कमरों में दौड़ कर गए और जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगे। सामान बांधकर वो हॉल में इकट्ठे हुए और बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन सारे दरवाजे बंद हो गए। सबने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो एक इंच भी नहीं हिला। ये क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? तभी एक आवाज आई और सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक डरावनी चुड़ैल हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। माँ, ये कौन है? पता नहीं बेटा। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम यहाँ से चले जाएंगे, बस हमें मत मारो। तुम आखिर हो कौन और क्या चाहती हो? मेरा नाम सरस्वती है और मैं इस घर की मालकिन थी। मेरा एक बेटा था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक जमींदार ने इस घर पर कब्जा करने के लिए मुझे मारकर मेरी लाश को इसी हॉल में गाड़ दिया। मेरा वो बेटा इस सदमे से पागल हो गया और तब से इस गांव में यहाँ वहाँ भटक रहा है। तो इससे हमारा क्या लेना देना? ये जमींदार और कोई नहीं, तेरा परदादा था, यानी इस कमला देवी का ससुर। कमला देवी का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे और वो बुरी तरह से सहम गई।
तेरे परदादा ने मेरे साथ जो किया उसकी कीमत तुम सबको चुकानी पड़ेगी। हमें माफ कर दो, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन चुड़ैल ने उनकी मिन्नतों को अनसुना कर दिया। उसने अपना हाथ उठाया और कमला देवी की ओर इशारा किया। अचानक कमला देवी हवा में उठने लगी। उसका शरीर बुरी तरह से थरथराने लगा और फिर वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें थम गई। विवेक ये सब देखकर पागल सा हो गया। मैं तुझे खत्म कर दूंगा चुड़ैल। नहीं विवेक, इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं। हमें इसे मुक्त करना होगा। हमें इसकी लाश को ढूंढकर जलाना होगा। विवेक को भी समझ आया कि यही एकमात्र तरीका है। उन्होंने जल्दी से चुड़ैल पर गंगाजल छिड़कना शुरू किया ताकि वो कुछ देर के लिए शांत हो जाए। चुड़ैल की चीखों से घर कांपने लगा और वो कमजोर पड़ने लगी। इस बीच विवेक और रजनी ने घर के हॉल में खुदाई शुरू की और थोड़ी देर बाद उन्हें सरस्वती की लाश मिल गई। इसे फौरन जला दो। नहीं 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 नहीं। उन्होंने जल्दी से लाश को बाहर निकाला और उसे जला दिया। जैसे ही आग की लपटें उठी, चुड़ैल की चीखें धीमी पड़ने लगी। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई और घर शांत हो गया। चुड़ैल तो चली गई, लेकिन जाने से पहले कमला देवी की मौत के रूप विवेक को एक दर्द दे गई। परदादा के कर्म की सजा परपोते ने भुगती। काली अंधेरी रात में घने जंगल के रास्ते से होकर एक बस जा रही होती है और उस बस में 3 दोस्त महेश, राजू और सोनी बैठे आपस में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी अचानक बस के रुकने से टायरों की आवाज सुनसान जंगल में गूंज जाती है। अचानक ऐसे बस के रुक जाने से तीनों दोस्त बहुत डर जाते हैं। तभी सोनी से रहा नहीं जाता और वो उत्सुकता में ड्राइवर से डरते हुए कहती है, अरे भैया, आपने बस क्यों रोक दी? दिखाई नहीं देता, आगे सवारियां खड़ी है। अच्छा भैया। अब कंडक्टर बस का गेट खोलता है और सुरेश अपने परिवार के साथ बस में चढ़ ही रहा होता है। तभी कंडक्टर उससे पूछता है, टिकट टिकट, अरे जल्दी जल्दी चढ़ो सब। कहाँ जाओगे तुम लोग? तिमावाड़ी। ठीक है, बैठो। सुरेश अपने परिवार के साथ बस में बैठ जाता है। कमला सुरेश के साथ बैठी होती है और उसके पीछे दीपक और मोहिनी भी बैठ जाते हैं। उनको बैठते हुए ड्राइवर अपनी सीट के ऊपर लगे शीशे से उसको देख रहा होता है। बैठते बैठते कमला अपने बेटे और बहू से कहती है, ये तो अच्छा हुआ लल्ला, बस मिल गई। नहीं तो तीमावाड़ी को तो बस वाले दिन में जाने से मना ही कर देते हैं और हमको इतनी रात में सवारी मिल गई। लगता है आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। ये सुनकर पीछे बैठे तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। बस का माहौल बहुत शांत और डरावना होता है और खिड़की से हवा के टकराने की आवाज साफ सुनाई दे रही होती है। तभी सोनी से रहा नहीं जाता और वो पीछे से बोलती है, आंटी, ऐसा क्या है तीमावाड़ी में? तीमावाड़? कुछ नहीं बेटा, तीमावाड़ी थोड़ा जंगल से घिरा पहाड़ी रास्ते पर है ना, इसलिए जल्दी कोई बस वाला वहाँ जाने को राजी नहीं होता। वाह, तब तो वहाँ घूमने में मजा आ जाएगा। चलो दोस्तों, हम लोग वैसे भी घूमने निकले हैं, अब तीमावाड़ी भी घूम लेते हैं। तीमावाड़ी बहुत ही खतरनाक जगह है और मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वहाँ छलावा लोगों के पीछे पड़ जाता है और उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। ड्राइवर बोल ही रहा होता है कि अचानक बस के नीचे से किसी चीज के टकराने की आवाज से वो एकदम से ब्रेक मारता है और सब लोगों को बहुत तेज झटका लगता है और सब आगे की ओर झुक जाते हैं। अरे ड्राइवर, तेरा दिमाग खराब है क्या? ऐसे लगाए जाते हैं ब्रेक? अरे लगता है इसने शराब पी रखी है। पागलों की तरह बस चला रहा है और भूतों की कहानी से हमें सबको डरा रखा है। बेवड़ा कहीं का। नहीं, अरे नहीं, लगता है बस के नीचे कुछ टकराया है। चलो ड्राइवर साहब, देखो चलकर क्या हुआ है। अब ड्राइवर और कंडक्टर बस के चारों टायर चेक करते हैं तो वो बिल्कुल सही होते हैं। थोड़ी देर में ही सुरेश नीचे उतरता है और टायरों पर नजर मारता है। सब कुछ सही होने पर वो तीनों वापस बस में चढ़ जाते हैं। लेकिन अब सुरेश बहुत अजीब व्यवहार करने लगता है। वो सबको छलावा की कहानी सुनाने लगता है, जिससे मोहिनी और राजू बहुत डरने लगते हैं। कमला सुरेश को ऐसा करने से रोकती है, मगर सुरेश अपनी ही धुन में होता है। तुमने सही कहा ड्राइवर साहब, छलावा बहुत ही ताकतवर और भयानक काला साया होता है। वो सबको अपनी बातों से छलकर अपने वश में कर लेता है और बाद में अपने शिकार के साथ बहुत मजे से खेलकर उनको मार देता है। सब बड़े ध्यान से सुरेश की बात सुन रहे होते हैं। तभी सोनी को अचानक भूख लगने लगती है और वो महेश और राजू को ये बताती है। थोड़ी दूर बस चलने के बाद सुरेश अचानक ड्राइवर को बस रोकने के लिए बोलता है। अरे भैया, क्या हो गया? ऐसा बस रोकने के लिए क्यों बोल रहे हो? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और वो देखो सामने एक ढाबा दिख रहा है। चलो वहाँ चलकर कुछ खाते हैं। नहीं नहीं, मुझे अच्छे से पता है इस रास्ते पर कोई ऐसा ढाबा नहीं है। मैं रोज यहाँ से निकलता हूँ। अरे हो सकता है ये ढाबा आज ही नया खुला हो। चलो ना, जाकर कुछ खाते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब ड्राइवर, कंडक्टर, राजू और सोनी बस से उतरकर ढाबे की तरफ बढ़ते हैं। सोनी ने ढाबे पर आवाज लगाई तो ढाबे के अंदर से एक आदमी निकलकर सामने खड़ा हो गया।
सोनी ने उससे खाने के लिए कहा। थोड़ी देर में वो आदमी एक कटोरे में नूडल लाकर सोनी को देता है। सोनी मजे से नूडल खाने लगती है। तभी राजू की नजर सोनी के मुंह पर पड़ती है और वो जोर से चिल्लाता है, सोनी! ये क्या किया तूने पागल? मेरे नूडल गिरा दिए। सोनी, ये नूडल नहीं है, तू कीड़े खा रही है। ये बात सुनते ही सोनी डर जाती है, लेकिन उसके मुंह में जो कीड़े थे उन कीड़ों ने सोनी के गले को काट दिया और उसकी गर्दन नीचे गिरते हुए लुढ़क कर राजू के पैरों के पास आ जाती है। तभी राजू ने देखा ढाबे वाला आदमी हवा में उड़ने लगता है और जोर जोर से तुम सब मरोगे ऐसा चिल्लाते हुए हवा में धुआं बनकर गायब हो जाता है। अब वो तीनों बस की तरफ भागने लगते हैं। चलो जल्दी भागो, वरना ये छलावा हम सबको मार देगा। जल्दी चलो, जल्दी चलो। अब ड्राइवर बस को जल्दी से वहां से भगाता है। बस में झटका लगने से दीपक की नींद खुल जाती है। तब मोहिनी रोते हुए दीपक को सोनी की मरने की दर्दनाक बात बताती है। अब बस में सब डरे सहमे बैठे होते हैं। तभी कंडक्टर सबको बोलता है, ड्राइवर साहब, आगे भीमगढ़ गांव पड़ेगा, वहां रुक जाना, हम सबकी जान बच जाएगी, वरना छलावा हमको मार देगा। थोड़ी देर में ड्राइवर कंडक्टर को बताता है कि सामने भीमगढ़ 1 किलोमीटर पर है, ऐसा बोर्ड लगा है। तब कंडक्टर समझ जाता है कि छलावा अभी भी उन सबके साथ है और उनकी बातें सुन रहा है। वो ड्राइवर को बताता है कि उसने झूठ बोला, ऐसा कोई गांव नहीं है, और बस रोकने से मना कर देता है। ड्राइवर के साथ सारे लोग बहुत डरे होते हैं, लेकिन सुरेश फिर से छलावा की कहानी सुनाने लगता है, जिस पर कमला उसको डांट देती है। और तभी अचानक पेड़ की डाल टूटकर बस की खिड़की को तोड़ते हुए कमला के मुंह में घुस जाती है और कमला की वहीं मौत हो जाती है। माँ, माँ। इस छलावा ने अम्मा को भी मार दिया, अब वो हम सबको भी मार देगा। बस में ड्राइवर, महेश और राजू बहुत डर जाते हैं। तभी दीपक अपनी माँ की मौत से बौखला जाता है और सबको शक की नजरों से देखने लगता है और कंडक्टर को पकड़कर बोलता है, तू ही है ना छलावा, मैं तुझे बस से बाहर फेंक दूंगा। अबे तू पागल हो गया है क्या? छलावा ये नहीं है, मुझे तो छलावा तू लग रहा है। वो लड़की मरी तो तू आराम से बैठा सो रहा था। अब सब एक दूसरे के ऊपर छलावा होने का इल्जाम लगाने लगते हैं। तभी एकदम से तेज आवाज आती है और बस का टायर फट जाता है और बस इधर उधर होते हुए एक पेड़ से टकरा गई। सब सामने की सीट से टकरा जाते हैं, लेकिन सुरेश अपनी सीट पर सीधा बैठा रहता है। जब मोहिनी सामने देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है और वो घबराते हुए सबको सामने की तरफ इशारा करती है। जब सामने देखते हैं तो सहम जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर के सर का आधा हिस्सा कट चुका होता है। भागो, अपनी जान बचाओ, छलावा किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा। राजू अब बस से निकलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बस के गेट से बाहर निकलता है, दीपक उसकी पीठ पर कांच के एक टुकड़े से कई बार वार करके उसको मार डालता है और फिर पीछे मुड़कर हंसता हुआ सबसे कहता है, मर गया छलावा। पापा, मैंने छलावा को मार दिया। माँ, मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया, मैंने मार दिया उसे। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। महेश और कंडक्टर दीपक को धक्का देते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये अपनी माँ के गम में पागल हो गया है, लेकिन उसके पागलपन ने एक और जान ले ली। लेकिन अभी भी कंडक्टर महेश को बताता है कि छलावा अभी भी जिंदा है और हम पांचों में से ही कोई है। अबे तुमको कैसे पता? क्योंकि मैंने सुना है अगर कोई इंसान छलावा को पकड़ लेता है तो वो अपने असली रूप में आ जाता है, और यहाँ अभी भी छलावा अपने असली रूप में नहीं आया। इसका मतलब तो यही है कि छलावा अभी भी यही है। बेटा, मुझे लगता है कि महेश और कंडक्टर में से ही कोई एक छलावा है। मैं इस कंडक्टर को मारता हूँ और दीपक बेटा, तुम इस महेश को मार दो। सुरेश के ये बोलते ही दीपक कंडक्टर से लड़ने लगता है और कंडक्टर जंगल में अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। दीपक भी उसके पीछे भागता है और मोहिनी दीपक के पीछे भागने लगती है। अब बस में सुरेश और महेश अकेले बचते हैं। तभी सुरेश महेश को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अंकल, मैं छलावा नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। मुझे मालूम है कि तू छलावा नहीं है। आपको पता है अंकल, तो मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। इतना कहकर महेश सुरेश को धक्का दे देता है और बस से निकलकर बाहर से बस का गेट बंद कर देता है। लेकिन तभी दीपक और मोहिनी वापस बस के पास आ जाते हैं और सुरेश दीपक से रोते हुए महेश को मारने के लिए कहता है, लेकिन दीपक और मोहिनी मिलकर बस को आग लगा देते हैं। दीपक, कैसा बेटा है तू? अपने बाप को ही मार रहा है। छलावा है, इसने दीपक ने तुझे जला दिया। हाँ, मैं ही छलावा हूँ। और तुम सबको क्या लगता है कि तुम्हारे बस में आग लगाने से मैं जलकर मर जाऊंगा?
अभी देखो मेरी शक्ति। अब छलावा अपने असली रूप में आ जाता है और बस के अंदर से गायब होकर वो बस के बाहर आकर दीपक को पकड़कर हवा में टांग देता है और हंसते हुए उसको गोल गोल घुमाने लगता है। तभी महेश दीपक को बचाने आता है, लेकिन महेश को वो उल्टा पेड़ से लटका देता है और छलावा हंसते हुए मौत का खेल खेलने लगता है। लेकिन तभी अचानक छलावा के पीठ पर चाकू से कई वार होते हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कंडक्टर उसको मार रहा होता है। अब छलावा की शक्तियां खत्म हो जाती है और वो जमीन पर गिरकर दीपक से कहता है, दीपक, तूने मुझे छला है। तुझे कैसे पता चला कि मैं ही छलावा हूँ? अरे छलावा, जब मैंने राजू को मारा था तो तू मुझे रोकने की बजाय हंस रहा था। मैं तभी समझ गया कि छलावा तू है, लेकिन मैंने नाटक किया और कंडक्टर को जानबूझकर जंगल में भागने दिया और उसके बाद इशारा करके मोहिनी को मेरे पीछे आने को कहा ताकि हम तीनों तेरी मौत का इंतजाम कर सके। हाँ छलावा, उसके बाद हम सबने पेड़ के पीछे छुपकर देखा कि तू कैसे हंसता हुआ महेश को मारने के लिए तड़प रहा था। उसके बाद मैंने इशारे से महेश को भी बस से उतरकर गेट बंद करने को कहा और तू हमारे जाल में फंस गया। अब मोहिनी महेश को पेड़ से उतारती है और फिर कंडक्टर के कहने पर वो चारों मिलकर उस छलावे को उस जलती बस में फेंक देते हैं, जिसके बाद छलावे की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि अगर कोई इंसान छलावे को छलता है तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। अब वो चारों अपने अपने घर चले जाते हैं।